हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम ब्रिलमेंट है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड लियान दिखाया जाता है जो 2012 का सीन होता है और उसके फ्रेंड शॉजिंग की काफी हालत खराब होती है। वो तो उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है, डॉक्टर से कह रहा होता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान बचा ले और डॉक्टर भी इसे ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े होने को बोलते हैं। ये भी अपने दोस्त के उस सीन को याद कर रहा होता है कि किस तरह शॉजिंग को उसके सामने मार पड़ रही थी और इतना मारने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं आता। वो उसको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। लियान को तो सोच सोच के कुछ हो रहा होता है कि अगर वो ना बच पाया तो क्या होगा। अब डॉक्टर भी उसके के बारे में उसको बता रहे होते हैं कि इसकी सर्जरी होना जरूरी है, इसको काफी जगहों पर चोटें लग चुके हैं और एथलीट्स में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लियान तो बस यही कह रहा होता है कि आप जो वे अपना सकते हैं उसी वे से बस मेरे दोस्त को बचा लें। अब ऐसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉजिंग व्हीलचेयर पर होता है और लियान थोड़ा दूर जाकर अपने डैड से बात कर रहा होता है। अपने डैड को बता रहा होता है कि जैसे शॉजिंग की थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी, उसकी तबीयत भी जैसे ठीक होगी, मैं वैसे यहाँ से अब्रॉड चला जाऊंगा और डॉक्टर ने कहा है कि वो उसे कल डिस्चार्ज कर देंगे। इस बात के लिए लियान के डैड भी मान जाते और जैसे ही अपने डैड से बात करने के बाद अपने फ्रेंड की तरफ जाता तो देखता है कि व्हीलचेयर तो बिल्कुल खाली होती है। देखकर वो परेशान हो जाता है, सबसे पहले भागकर उसकी व्हीलचेयर के पास जाता है जहाँ पर उसे एक मोबाइल मिलता है और फिर आगे पीछे हर जगह पर भागकर देख रहा होता है कि उसका फ्रेंड कहाँ पर गया, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा होता। और यहीं पर सीन कट होता है तो हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट होने वाला था, वो भी 3 डेज के बाद, और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया था। इसी काउंटडाउन के चलते हमें हमारी फीमेल लीड जियांग शाओ दिखाई जाती है जो तैयार वगैरह हो रही होती है और उसके डैड का असिस्टेंट उसे कॉल करके कह रहा होता है कि तुम आज भी काम पर नहीं ना गई। तो वो कहती है कि अगर मैं काम पर नहीं गई तो ऐसा क्या हो गया, वैसे भी मेरे काम पर होने की वजह से लोग अनकंफर्टेबल ही फील करते हैं और कुछ भी नहीं। तो वो आगे से मिस्टर शिनो से पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो इस टाइम पर वो आगे से ये भी नहीं बताती बल्कि उनकी कॉल को कट कर देती है। पर वो तो क्लब में आई हुई थी जहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे। वो जैसे अपने फ्रेंड्स लोगों के पास आती तो उनके साथ ड्रिंक करने लगती है। उनमें से एक फ्रेंड उसका पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया, अभी आता होगा। तो उनके साथ ड्रिंक को एंजॉय कर रही होती तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसे मैसेज भी आ जाता है जो कहता है कि मैं एंट्रेंस पर आ गया हूँ तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अब वो अपने फ्रेंड को भी ये मैसेज दिखाने लगती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड बॉयो आ चुका है। वो उठकर जैसे देखते हैं तो उसे बॉयो नजर आ जाता है, पीछे से जाकर बुलाती है। तो वो भी उसको देख के थोड़ा रिलैक्स होता है, कहने लगता है कि फाइनली तुम मुझे नजर आ गई। तो कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। तो कहते हैं कि मैं अंदर आया था पर मुझे तुम नजर नहीं आए तो इसीलिए मैं यहाँ पर वापिस आ गया। ये सुनने के बाद वो बॉयो को अपने साथ ले जाती है कि आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलवाती हूँ। अब वो जाकर सभी फ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड को मिलवा रही होती है। सभी उसके बॉयफ्रेंड को देखकर हैंडसम कह रही होती है और फिर उसके न्यू बॉयफ्रेंड को बैठने की जगह भी देती हैं। अब वो लोग तो इसे ड्रिंक करने का बोलते हैं पर ये आगे से मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और जियांग भी उन्हें बताती है कि इसे अल्कोहल से एलर्जी है तो ये वो नहीं पी सकता। वो भी चुप करके बैठा होता तो जियांग का फ्रेंड कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या काम करते हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। इससे पहले बॉयो कुछ बताता पर उसकी जगह पर जियांग बताने लगता है कि ये गेमिंग कंपनी में जॉब करता है और इसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सभी लोग इसको हायर करना चाहते हैं। वो जैसे ही अपने काम के बारे में उसे बताने लगता है तो उसका फ्रेंड आगे से उसे चुप करवा देता है कि चलो हमारे साथ ड्रिंक करो, पर वो ड्रिंक नहीं कर रहा होता, सभी लोग उसे फोर्स कर रहे होते। इसी वजह से जियांग उसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती है। ये देखकर बॉय कहता है कि मैं जरा रेस्टरूम में होकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला तो जाता है पर जैसे रेस्टरूम से होने के बाद वापस आ रहा होता है तो एक लड़की उसका पहले से वेट कर रही होती है। उसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर, जैसे बॉय उस लड़की को पहले से जानता हो। वो लड़की भी इसके साथ काफी बात करने की ट्राई कर रही होती है पर बॉय उसे अपने से दूर कर रहा होता है और ये सब खड़े होकर दूर से जियांग भी देख रही होती क्योंकि उसके फ्रेंड ने ही उसे ये सब दिखाना था इसलिए उसको यहाँ पर लेकर आया होता है। कहने लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड इनोसेंट बनता और कहता है कि मुझे अल्कोहल से भी एलर्जी है, ये सब इसका फेक है। असल इसकी इमेज तो यही है कि ये इस लड़की को डेट कर चुका है और इस लड़की के साथ इसकी काफी ज्यादा र्यूमर्स भी, एक बार में तो इसका वीडियो भी आया हुआ है। ये सब बातें सुनने के बाद जियांग कहने लगती है कि तुमने क्या ये सब प्लान किया हुआ था। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ तक ये दिखाने के लिए ना लेकर आता तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती। जियांग भी उसकी बातों को सुन रही होती है और साथ में देख रही होती है कि एक फोटोग्राफर उनकी पिक भी बना रहा होता है। ये देखकर वो सब चाहते हो उसके हाथ से कैमरा भी पकड़ लेती है और साथ में बॉयो के पास पहुंच जाते उसे कहने लगते है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपना इमेज क्लियर करो। तो वो आगे से उसे समझाने लगता है कि जो भी तुमने देखा उसमें से कुछ भी सच नहीं है। जियांग भी बॉयो को कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसी लड़की को पकड़ती जो बॉयो की तरफ आ रही थी और कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस एजेंसी के लिए काम करती हो और तुम्हें मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से फेम मिल रहा है ना, क्योंकि तुम बॉयो के साथ फेक पिक्स बनवा रही थी। अब वो लड़की तो काफी डर जाती क्योंकि उसे पता लग चुका था कि जियांग को उसकी सच्चाई का पता लग चुका है और ये भी पता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो तो ये सब फेमस होने के लिए कर रही थी। आखिर जियांग बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से है और फिर वहाँ से जाने लगती है तो बॉय भी उसके पीछे भागकर आ रहा होता है, उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है और बाहर आने के बाद भी उसे कह रहा होता है कि जैसा भी तुम समझो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो तो उसको अपनी कार की कीज दे देती है कि मेरी कार को निकाल कर लेकर आओ। बॉयो के वहाँ से जाने के बाद उसका फ्रेंड आ जाता है, कहने लगता है कि तुम उस इंसान पर कैसे यकीन कर सकते हो और तुम्हें उस लड़की पर यकीन नहीं था। तो आगे से जियांग कहने लगती है कि कभी कभी यकीन कर लेना चाहिए। अब वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में जा रहे होते तो ये भी जाते हुए बॉयो से पूछते कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, जो
तो लड़की मेरे पास आई थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट का टाइम दिखाया जाता है जो 2 डेज और 12 आवर रह चुका था। और 2012 में जैंग जो अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आती है जिसका टी रेस्टोरेंट होता है। अब रूही भी अपनी फ्रेंड के पास आकर बैठ तो जाती है, पर आते साथ सबसे पहले उसके स्कार्फ को और अपने स्कार्फ को देख रही होती जो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जियांग भी किसी से बात कर रही होती है। कॉल पर बात करने के बाद अपनी फ्रेंड से उसके काम के बारे में पूछी होती कि काम कैसा जा रहा है। तो रूही कहती कि तुम्हारी वजह से काम बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है, क्योंकि जियांग ने उसके काम में इन्वेस्ट किया था। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक और ब्रांच बना लो अपने काम की, ताकि उससे भी काफी अच्छी अर्निंग हो। तो वो आगे से कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं और भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर रूही कहने लगती है कि नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला, तुम्हें और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि नाइट सर्विस में मुझे काम मिल जाए, जिसके बाद मैं खुद ही इसकी न्यू ब्रांच भी बना लूंगी। तो आगे से जियांग कहती है चलो ठीक है, मैं इस बारे में बात करूंगी। अब रूही तो वहाँ जाने लगती है, पर वो रूही को रोकते हुए उसे कहने लगती है कि इस स्कार्फ को चेंज कर लो, क्योंकि कोई भी स्कार्फ को देखकर बता सकता है कि ये फेक है। तो रूही भी कहती है कि हाँ, मैं इसे चेंज कर लूंगी। अब रूही दिखाई जाती है जो काम कर रही होती है, वहीं पर लोगों की बातें भी सुन रही होती है कि एक रिच लड़की और इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। अब इसी तरह की बातें सुनने के बाद थोड़ी सैड हुई होती है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, जो आते साथ ही रूही के पास आती है, पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं। जियांग तो इसके लिए न्यू स्कार्फ लेकर आई थी, वही रूही को देने लगती है, पर रूही उसके दिए हुए स्कार्फ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। बट वो फिर भी रूही को दे देते और कहते हैं कि तुम काफी थकी थकी लग रही हो, तो बोयो तुम्हें वापस छोड़ेगा, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। पर आगे से रूही कहती है कि बोयो को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से बोयो भी कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अब जियांग भी वहाँ से बोयो से अपना बैग लेने के बाद चली जाती है। बोयो भी उसको जाते हुए देख रहा होता है और रूही भी वहाँ से चली जाती है। अब जियांग जो उसी जगह पर वापस आकर जब देखती है तो रूही वही वाला स्कार्फ वाला गिफ्ट वहीं पर छोड़कर चली गई थी। ये देखकर वो उसको रात में देने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आती है और उसको रूही की आवाज आती है, तो वो उसी तरफ जा रही होती है। तभी उसको रूही के साथ बोयो की भी आवाज आती है, जो दोनों साथ में थी, और रूही उसके साथ न्यू ब्रांच के बारे में डीलिंग कर रही होती है। वो भी इसे कह रहा होता है कि जैसे तुम्हें न्यू ब्रांच मिल जाएगी तभी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों इसका फायदा उठा रहे थे। और ये सारी बातें जियांग भी सुन लेते और काफी सैड होती है अपनी दोस्त की इस तरह की बातों को सुनने के बाद। और वहीं पर उसके रेस्टोरेंट में जब बैठी होती है तो रूही भी बहुत मजे से बाहर आ रही होती है। तभी वो देखते है कि जियांग भी आई हुई है। देखकर वो बहुत इनोसेंट सा फेस बनाकर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो जियांग बताती है कि मैं यहाँ पर वो स्कार्फ देने के लिए आई हूँ जो तुम उसी जगह पर छोड़ आई थी। तो वो कहती है कि शायद मैं भूल गई वहीं पर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। ये कहकर जब उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ रही होती है, पर तभी जियांग उसे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें बोयो छोड़ने के बाद यहाँ से वापस चला गया। ये सुनकर तो वो भी कुछ चुप हो जाती है और फिर उसे कहती है कि हाँ। अब जैसे ही जियांग के पास आती तो जियांग भी इसके मुंह पर कह देती है कि तुम्हारा और बोयो का क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर रूही को पता लग चुका था कि इसने हम दोनों की बातें सुन ली हैं और उसे मनाने लगते और सॉरी करने लगते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं तो बोयो से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, पर बोयो ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब रूही को तो पता होता है कि दोनों इसका यूज कर रहे हैं। वो तो उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है, कहने लगते है कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा था और तुम्हारी काम में इन्वेस्ट भी किया, पर तुमने तो मुझे ही पागल बनाया ना। वो तो इससे काफी सॉरी कर रही होती है और जियांग जो जा रही होती है उसको जाते जाते भी माफी मांग रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तो जियांग कहती है कि तुम मेरी मिन्नतें इसलिए करी हो ना क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें जो भी कुछ करना है वो तुम करो। और उसकी ज्यादा सॉरी करने की वजह से जियांग ये भी कह देती है कि अब तो मैं पक्का तुमसे इन्वेस्टमेंट अपनी ले लूंगी। ये कहते हुए जा रही होती है तो रूही भी आगे से कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जियांग वहीं पर रुक जाती है, पर उसकी तरफ देखती भी नहीं और फिर से जाने लगती है और रूही भी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। और अब पता नहीं होता कि रूही वहाँ से कूदी या नहीं कूदी। और वैसे भी उसने अपनी असलियत तो बता ही दी थी कि मुझे ये तुम्हारी सबसे गंदी आदत लगती है, जो भी तुम अपने पैसों से लोगों से कुछ भी करवाती रहते हो, मेरी मेहनत तो तुम्हें नजर ही नहीं आती। और लाइट हाउस का टाइम बताया जाता है जो 1 डे और 16 आवर्स रह चुका था। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो अपनी दोस्त से दिल तोड़वाने के बाद आकर बैठी हुई थी और उसको बोयो की कॉल आ रही होती है, पर बोयो की कॉल को अटेंड नहीं कर रही होती। काफी बार कॉल आने की वजह से वो बोयो की कॉल जैसे अटेंड करती है तो बोयो से बताता है कि रूही नहीं मिल रही, वो डिसअपियर हो चुकी है। ये सुनते साथ ही वो उसी जगह पर ढूंढने के लिए आ जाती है रूही को जहाँ पर उसने बोला था कि मैं इस ब्रिज से कूद जाऊंगी। पर तब जियांग उसके लिए नहीं रुकी थी और बोयो भी उसके साथ होता है। पूछा होता है कि तुम मेरी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं अटेंड कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हो। तो वो आगे से कहती है कि तुम्हें ये पूछने का क्या हक है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता लग चुकी है, तुम्हारी और रूही के बारे में। अब ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो जियांग भी अपने डैड को मैसेज कर रही होती है कि मैंने आपसे बात करनी है, रूही मिल नहीं रही और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं ना रुकी तो वो यहाँ से कूद जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इतने में उसे मिस्टर शिन की कॉल आती है। उसकी जब कॉल अटेंड करती है तो वो भी इसे अपने पास बुलाते हैं। उसे देखते साथ ही कहने लगते हैं कि फाइनली तुमसे मिल लिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे वो जियांग को पहले से जानते ही ना हो। और जियांग उसे कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, पर वो तो आगे से जियांग से क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो, तुमने कभी सोचा कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो या बस दुनिया को विजिट करने के लिए आई हो। उसकी बातों को सुनकर जियांग कहने लगती है कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो वो कहती
कहता है कि तुम्हारी दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा, पर पहले इस बात के बारे में भी सोचना कभी अकेले में बैठकर कि तुम लाइफ में क्या करने के लिए आई हो। और फिर उसके फ्रेंड के बारे में बात करने लगता है कि मैं तुम्हें ये वाला सेल फोन देता हूँ, अब हमारी इस पर ही बात होगी रुई के बारे में। तो वह कहती है कि क्या मतलब, मैं इससे बात क्यों करूंगी। तो वो आगे से बताने लगता है कि इससे तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी किसी के पास जाती है और इससे तुम्हें ट्रबल भी क्रिएट हो सकती है। एक एविडेंस ये भी दिखाता है कि तुम जो भी अपने मोबाइल से बात करते हो वो इस सेल फोन में भी आता है, जैसे कि तुमने अपने डैड को ये वाला मैसेज किया। ये देखकर तो जियांग भी कुछ शौक हो जाती है, क्योंकि उसने ये बात सिर्फ अपने डैड को बताई थी। तो वो भी इसके पास वही वाला मोबाइल रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जियांग भी उस मोबाइल को देख रही होती है। वापस घर पर आने के बाद अपने दोनों मोबाइल्स को उसने अपने पास रखा हुआ था, और जिस मोबाइल पर मिस्टर शिन ने बोला था कि मेरी तुमसे बात यहाँ पर होगी और यहीं पर मैं तुम्हें रुई के बारे में बताऊंगा, आप जल्दी से कॉल को अटेंड करते और पूछे होते कि रुई के बारे में क्या पता लगा। तो वो कहता है कि मुझे रुई मिल चुकी है और इसके बारे में मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, कॉल पर नहीं बता सकता। अब इतना ही कहता है तो उसकी आवाज आना बंद हो जाती है, अजीब सी आवाजें आ रही होती है और जियांग के बार बार हेलो करने की वजह से दूसरी तरफ से यही बोला जा रहा होता है कि इस जगह पर आओ, वो भी 15 मिनट में, और लाइट हाउस के भी एक्टिवेट होने में सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिज की साइड से ही आओगी और किसी साइड से नहीं आना। अब ये भी उसी साइड को निकल जाती है जो लोकेशन उसको बताई जाती है, और रास्ते में भी मिस्टर शिन को कॉल कर रही होती, उनसे कॉल पर कह रही होती है कि आपने जो भी बात बतानी मुझे कॉल पर बता दे, आपने मिलकर क्यों बतानी है। तो वो पूछते है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बताते है कि जहाँ की आपने लोकेशन बताई है उसी तरफ जा रही हूँ, पर 15 मिनट में वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी। अभी ये बात चली रही होती है और आगे से मिस्टर शिन कुछ बोलने वाले होते इससे पहले उनकी कॉल कट जाती है। जियांग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो काफी स्पीड में कार को लेकर जा रही होती है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट तो होता है और आगे जाकर एक दूसरी कार से टकराने के बाद पानी में गिरने वाली होती है। उससे पहले ही सेलफोन दिखाया जाता है जिस पर लाइट हाउस एक्टिवेट हो चुका था, और वैसे ही हमें 2025 दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लियान एक रूम में दिखाया जाता है, और वहाँ पर उसने अपने फ्रेंड के बारे में काफी रिसर्च वगैरह लगाई हुई थी, क्योंकि वो उसी दिन से गुमा हुआ था। और वैसे एक सेलफोन पर देखते हुए कहने लगता है कि लाइट हाउस एक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब शॉजिंग, क्या मेरे फ्रेंड तुम वापिस आए हो, और उसकी स्केच को देख रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।